जैसा कि आप सब जानते हैं, शासन का वह व्यवस्था जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच किया जाता है, संघवाद कहलाता है। संघवाद सर्वोत्तम शासन माना गया है। तो आइए इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और उसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल है, रिक्त स्थान सरकार का वह रूप जिसमें सत्ता सरकार के एक स्तर पर केंद्रित होती है कहलाता है संघवाद। बी सरकार का एकात्मक रूप। सी ए और बी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें सत्ता सरकार के एक स्तर पर केंद्रित होती है। एक स्तर खुद ब खुद यहाँ पर साबित हो रहा है, तो सरकार का एकात्मक रूप इसका सही जवाब होगा। तो बी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, सरकार का वह रूप जिसमें सत्ता को सरकार के विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है। दो स्तर पे या दो से अधिक स्तर पर विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ये संघवाद। बी सरकार का एकात्मक रूप। दूसरा ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दो या दो से अधिक स्तर पर जब शक्तियों का विभाजन किया जाता है तो उसे संघवाद कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ये पर हम टिक का निशान लगाएंगे। तीसरा सवाल है, आमतौर पर संघवाद में सरकारी राज्य सरकार और सरकार के दो स्तर होते हैं। आमतौर पर संघवाद में सरकारी राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, बी जिला सरकार, सी केंद्र सरकार, या डी उपरोक्त सभी होते हैं। तो स्थानीय सरकार, जिला सरकार और केंद्र सरकार, तो यहाँ पर राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार नहीं बात आ रहा है, तो केंद्र सरकार लगाएंगे। तो सी पर टिक का हमारा निशान लगेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संघवाद का उद्देश्य है? ये सरकार की एकता की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए। बी क्षेत्रीय विविधता को सम्मान करें। सी गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना, या डी ए और बी। तो ए और बी दोनों सही हो रहा है, तो हम डी पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, भारतीय संघ में शक्तियों का विकेंद्रीकरण कितने भागों में किया गया है? ये एक एकात्मक होगा तो एक होगा, क्योंकि भारत संघात्मक है, तो एक वाला उत्तर गलत हो जाएगा। बी दो, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात करेंगे तो यह सही है। सी तीन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार की यदि बात करेंगे तो सी सही है। डी चार स्तर पर नहीं है, तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है सी। हम सी पर टिक का निशान लगाएंगे। तीन स्तर पर राष्ट्रीय महत्व के विषयों को किस सूची में शामिल किया गया है? राष्ट्रीय महत्व से रिलेटेड जो सूची है उसमें किस चीज को शामिल किया है, किस सूची में शामिल किया है? तो संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उसको शामिल किया गया है, तो ए पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, संघ सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? ये पहली, बी तीसरी, सी सातवीं, या डी 11वीं। तो 7वीं अनुसूची में इसके बारे में चर्चा किया गया है, तो सी 7वीं पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, संघ सूची में कुल कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? ये 100, बी 61, सी 52, या डी 102। तो 102 किसी भी सूची में नहीं है। 52 जो है यह समवर्ती सूची में है, और 61 जो है यह राज्य सूची में है, और 100 जो है संघ सूची में है। तो संघ सूची के बारे में पूछ रहा है कि संघ सूची में कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है, तो 100। तो हम ए पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला है, रक्षा सूची किस सूची का विषय है? ए राज्य सूची, बी स्थानीय सूची, सी संघ सूची, या डी समवर्ती सूची। तो रक्षा देश से संबंधित है, तो यह संघ सूची के तहत आएगा, तो हम सी पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, विदेशी मामले, यह भी देश लेवल की बात आती है, तो ये राज्य सूची का विषय है, बी स्थानीय सूची का विषय है, सी संघ सूची का विषय है, या डी समवर्ती सूची का। तो विदेशी मामले केंद्र सरकार देखती है, तो सी पर हम टिक का इसका निशान लगाएंगे।
शराब सूची का विषय है। राज्य सूची, बी स्थानीय सूची, सी संघ सूची या डी समवर्ती सूची। तो शराब जो है वह राज्य सूची का विषय है, तो हम लोग ये पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, शिक्षा सूची का विषय है। शिक्षा जो है यह केंद्र सरकार भी देखती है और राज्य सरकार देखती है, तो समवर्ती सूची में आएगा, जो जिसको दोनों देखती है। तो इसमें हम डी पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, रेलवे सूची का विषय है। रेलवे जो है ये राज्य सूची, भारतीय रेलवे हमेशा लिखता है। तो अवशिष्ट सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, तो यह संघ सूची का विषय है, तो सी संघ सूची पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला है आईटी का विषय है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वह राज्य सूची के तहत आएगा, बी अवशिष्ट सूची के तहत आएगा, सी संघ सूची के तहत आएगा या डी समवर्ती सूची के तहत आएगा। तो यह भी संघ सूची का विषय है। आईटी ध्यान में रखिएगा संघ सूची का विषय है, तो सी पर टिक का निशान लगेगा। अगला है वह क्षेत्र जो एक स्वतंत्र राज्य बनने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन मौजूदा राज्य के साथ उसको विलय नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? ए स्थानीय क्षेत्र, बी मध्यम क्षेत्र, सी केंद्र शासित प्रदेश या डी क्षेत्र 51। तो वह छोटा है, स्वतंत्र राज्य बनने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन और मौजूदा राज्य के साथ मिलाया नहीं जा सकता है। तो स्थानीय क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र और क्षेत्र 51 भी नहीं कहा जाता है इसको। इस पर केंद्र सरकार का शासन चलता है, इस कारण इसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। अगला सवाल है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति ले ली जाती है और स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्ति को दूसरी जगह वितरित किया जाता है स्थानीय सरकार में, स्वशासन में, तो इसको केंद्रीकरण कहेंगे, बी विकेंद्रीकरण कहेंगे या सी स्थानीय शक्ति कहेंगे या डी विचलन कहेंगे। तो विकेंद्रीकरण कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। पंचायत जो है या नगर निगम जो है उसमें राज्य और केंद्र सरकार के शक्तियों का वितरण किया जाता है, जिसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को रूप में भी जाना जाता है। ए ग्राम, बी पंचायत राज, सी राज्यो, डी इनमें से कोई नहीं। तो गांव में जो होता है उसको पंचायत राज कहते हैं, तो बी पर आप टिक का निशान लगाइए, यही सही जवाब है। अगला सवाल आ रहा है कि शहरी क्षेत्र में स्थानीय सरकार को के रूप में भी जाना जाता है। शहर में जो स्थानीय सरकार होती है उसको क्या कहते हैं? ए डीटीसी, बी नगर पालिका, सी शहरी सरकार या डी इनमें से कोई नहीं। तो नगर पालिका सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है, तो बी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, पंचायती राज की प्रणाली में शामिल है ये गांव, राज्य और संघ स्तर, बी गांव, जिला और राज्य स्तर, सी गांव और राज्य स्तर, डी गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। तो इसमें गांव शामिल है, ब्लॉक शामिल है और जिला स्तर शामिल है, तो डी पर टिक का निशान लगेगा। अगला सवाल है, संघ सूची में इस तरह के विषय शामिल हैं, ये शिक्षा, विवाह, वन आदि बिल्कुल नहीं। यह राज्य सूची में आता है। पुलिस, सिंचाई, व्यापार आदि यह भी आपका चला जाता है पूरी राज्य सूची में। और सी है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर जैसे अवशिष्ट विषय, और डी है रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग इत्यादि। तो सबसे उपयुक्त उत्तर जो है वह है डी का, रक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। यह राज्य सूची के तहत आता है, इसलिए डी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? ये व्यापार, बी विदेशी मामले, सी पुलिस, डी कृषि और वन। तो कृषि और वन राज्य सूची में शामिल है, पुलिस भी राज्य सूची में शामिल है, विदेशी मामले केंद्र सूची में शामिल है और ये व्यापार में। तो इसमें पूछ रहा है राज्य सूची में शामिल नहीं है, तो बी विदेशी मामले जो है इस पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला कह रहा है, भारत की संघीय व्यवस्था में राज्य सरकारों को उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है जो में शामिल है। भारत की संघीय व्यवस्था में राज्य सरकारों को, ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार को उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है जो संघ सूची में शामिल है, जो राज्य सूची में शामिल है, जो समवर्ती सूची में शामिल है या डी अवशिष्ट विषयों में शामिल है। तो संघ सूची पर संघ केंद्र बनाती है, राज्य सूची में राज्य बनाती है, समवर्ती सूची में दोनों मिलकर बनाते हैं और अवशिष्ट में केंद्र सरकार ही बनाती है। तो केवल राज्य की बात कर रहा है तो राज्य सूची पर हम टिक का निशान लगाएंगे।
इसका सही जवाब होगा बी। अगला है निम्नलिखित में से किस सरकार के 2 या अधिक स्तर हैं? ये केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी संघीय सरकार या डी एकात्मक सरकार। ध्यान दीजिएगा, एकात्मक सरकार में एक ही स्तर पर शासन होता है, संघीय सरकार में 2 या 2 से अधिक स्तर पर होता है, राज्य सरकार में भी ऐसी व्यवस्था नहीं, केंद्र सरकार में भी ऐसी व्यवस्था नहीं। तो सी संघीय सरकार इसका सही जवाब होगा और हम सी पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को कहा जाता है। नगर निगम के जो राजनीतिक प्रमुख होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ये प्रमुख तो ये पंचायत समिति के होते हैं। बी मेयर, बिल्कुल नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उनको मेयर कहा जाता है। सी सामान्य या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है बी मेयर। बी मेयर पर हम टिक का निशान लगाएंगे। 25वां सवाल है गांवों में स्थानीय शासी निकाय है और शहरी क्षेत्रों में है। इसमें 2 ध्यान दीजिएगा उत्तर होगा। गांवों में स्थानीय सरकार है और शहरों में पंचायती राज, बिल्कुल गलत जवाब। बी पंचायत राज गांवों में स्थानीय शासी निकाय है और शहरी क्षेत्रों में शहरी सरकार। पंचायत राज सही है लेकिन शहरी सरकार गलत है। सी में है पंचायती राज गांवों में स्थानीय निकाय है और नगर पालिका शहरी क्षेत्रों में। तो यह सही जवाब है, तो हम सी पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है सरकार के तीसरे स्तर को कहा जाता है। सरकार का जो तीसरा स्तर है, पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार और तीसरे सरकार को क्या कहते हैं? ये स्थानीय सरकार, बी सैन्य सरकार, सी शहरी सरकार या डी भाषाई सरकार। तो इसको स्थानीय सरकार कहा जाता है, जिसको में ग्राम पंचायत और नगर निगम वगैरह आता है। तो हम ए पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है यदि समवर्ती सूची में बनाए गए कानूनों में कोई विरोध है तो सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। समवर्ती सूची में ध्यान दीजिएगा, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बनाता है और राज्य को यदि विरोध हो गया तो किसके द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा? राज्य का या केंद्र का? तो ये न्यायपालिका, बी केंद्र, सी स्थानीय या डी राज्य। तो केंद्र सरकार के नियमों को मान्यता मिलेगी, तो बी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। 28वां क्वेश्चन है संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? न्यायपालिका, बी केंद्र सरकार, सी राज्य या डी स्थानीय सरकार। तो संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका न्यायपालिका ही निभा सकती है, तो इसका सही जवाब होगा ये न्यायपालिका। 29वां क्वेश्चन है संघ सूची में उल्लेखित विषयों में से संबंधित कानून केवल सरकार ही बना सकती है। संघ सूची वाला में जो उल्लेखित विषय है उस पर कौन कानून बना सकता है? तो फाइनल है कि केंद्र बनाती है। तो ए केंद्र, बी राज्य, सी स्थानीय तो और डी इनमें से कोई नहीं। तो फाइनल है कि ये इसका सही जवाब होगा केंद्र सरकार। तो ए पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है सरकार की वह प्रणाली जिसमें सरकार का केवल एक स्तर होता है क्या कहलाती है? ये संघीय, बी स्थानीय, सी संघ या डी एकात्मक। तो एक प्रणाली होगा तो एकात्मक कहलाएगा। ये पहला क्वेश्चन भी इसी तरह का था, तो हम डी पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? ये अदालतों के पास है, बी न्यायपालिका के पास है, सी राज्य सरकार के पास है या डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो अदालत के पास है, तो अदालत हम लोग उस देखते हैं अदालत से और ज्यादा नजदीक कौन सा जवाब हो सकता है? बी न्यायपालिका इसके पास है, सी राज्य सरकार के पास बिल्कुल नहीं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो न्यायपालिका के पास इसका अधिकार है, तो हम बी पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है सरकार के एकात्मक रूप में सारी शक्ति सरकार के 3 स्तरों के बीच विभाजित होती है, गलत है। सारी शक्ति नागरिकों के पास है, गलत है। राज्य सरकार के पास सभी शक्तियां, यह भी गलत है। डी वाला सही जवाब होगा। शक्ति क्या है कि शक्ति केंद्र सरकार के साथ केंद्रित होती है एकात्मक सरकार में। तो आशा है आप सारे सवालों को समझ गए होंगे। आप कितने 32 में से कितने सवालों का सही जवाब दिए, इसको आप कमेंट करें।